गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बेटा, ये आप लोगों की कक्षा 8 की SST पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग भी अपनी SST बुक निकाल लीजिए। बेटा, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छा, चलिए देखिए पाठ 2, भारत में ब्रिटिश शक्ति का उत्थान। भारत में ब्रिटिश शक्ति का उत्थान, ये लेसन का नाम है। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का किस प्रकार से कैसे उत्थान हुआ। देखते हैं, भारतीय उत्पाद यूरोपीय देशों में बहुत लोकप्रिय थे। जो भारतीय उत्पाद थे ये यूरोपीय देशों में बहुत लोकप्रिय मतलब प्रसिद्ध थे। अतः यूरोप के शक्तिशाली व्यापारिक देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित रहते थे। जो यूरोप के शक्तिशाली व्यापारिक देश भारत के साथ, ये अपना देश जो भारत है उसके साथ व्यापार करने के लिए लालायित रहते थे, मतलब उत्साहित रहते थे। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित की। भारत में जो पुर्तगाली थे सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, व्यापारिक चौकियां स्थापित की। उसके पश्चात मीन्स बाद में ब्रिटिश, फ्रेंच, डच तथा डेनमार्क वासी निवासियों ने भारत में अपने व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए। इन यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार के लिए प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या भी रही। जो ये यूरोपीय थे ये भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या थी। इनको प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या, अब जिसको किसी से ईर्ष्या होगी तो क्या होगा, उसके साथ कभी बनेगी नहीं, युद्ध छिड़ता रहेगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। वही इनके साथ भी हुआ, जो उनके मध्य संघर्ष का कारण बनी। क्या हुआ, जो उनके बीच में यूरोपियों और भारतीयों के बीच में एक संघर्ष का कारण बन गया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों ने अंग्रेजों तथा फ्रेंच ने डचों तथा डेनमार्क वासियों को भारत से खदेड़कर अपनी व्यापारिक शक्ति स्थापित की। अब देखिए आगे क्या हुआ। 18वीं शताब्दी में यानी प्रारंभिक वर्षों में शुरू में अंग्रेज तथा फ्रेंच ने डचों तथा डेनमार्क वासियों को क्या किया, भारत से खदेड़कर यानी भारत से निकाल दिया और क्या किया, अपनी व्यापारिक शक्ति स्थापित की, अपना व्यापार शुरू कर दिया। अब भारत में फ्रांस और इंग्लैंड प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। अब भारत में क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड जो ब्रिटिश थे वो प्रतिद्वंदी थे। अब भारत के लिए ये लोग प्रतिद्वंदी बन गए। कहने का मतलब इन दोनों में युद्ध छिड़ता रहा, होता रहा। दोनों का यही प्रयास रहा कि वे एक दूसरे को अपदस्थ करके भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर सके। अपदस्थ का मतलब हो गया पराजित करके, और ये संपूर्ण भारत पे अपना साम्राज्य फैला लें। यही नहीं यूरोप में भी दोनों शक्तियां चिरकाल से परस्पर विरोधी थी। यूरोप में जो दोनों शक्तियां थी चिरकाल से परस्पर विरोधी थी। यूरोप में इनके मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुए। इन युद्धों का प्रभाव इन देशों के भारतीय उपनिवेशों पर भी पड़ा। जो ये युद्ध हुए इनका प्रभाव इन भारतीय उपनिवेशों पर भी पड़ा। इस संघर्ष में अंततः इंग्लैंड की विजय हुई। क्या हुआ, जब ये युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो इंग्लैंड की क्या हुई, विजय हो गई।
और फ्रांसीसियों का प्रभाव कुछ बस्तियों तक ही सीमित रह गया। और जो फ्रांसीसी थे उनका प्रभाव कुछ ही बस्तियों तक रहा। अब देखिए ब्रिटिश शक्ति का उत्थान। अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए थे, लेकिन शीघ्र ही अपने प्रमुख यूरोप के प्रतिद्वंदियों को पराजित कर भारत में केंद्रीय शक्ति के अभाव और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए भारत के स्वामी बन गए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। लेकिन इन्होंने शीघ्र ही बहुत जल्दी से अपने यूरोप के प्रतिद्वंदियों को पराजित कर दिया और भारत में केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ये भारत के स्वामी बन गए और भारत पे अपना अधिकार जमा लिया। 1750 ईस्वी के आसपास उनकी उपस्थिति का आभास होने लगा। 1750 ईस्वी में क्या हुआ, उनकी उपस्थिति का आभास होने लगा। ये भारतवासियों को परेशान करने लगे, उन पर दबाव डालने लगे। उन्होंने 805 ईस्वी तक भारत के लगभग आधे भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और देखिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1805 ईस्वी तक अपने इस भारत देश पर लगभग आधे में, कितने में, आधे भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। देखते हैं आगे कर्नाटक का युद्ध। अंग्रेजों ने शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया दक्षिणी भारत से प्रारंभ की। अंग्रेजों ने क्या किया, जब ये कर्नाटक का युद्ध शुरू हुआ तो शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया कि इनको और अधिक शक्ति मिल जाए, कितने लोग इनसे मिल जाएं तो इनकी शक्ति और बढ़ जाएगी। तो इनकी प्रक्रिया दक्षिणी भारत से प्रारंभ हुई। हैदराबाद के निजाम उल निजाम मुल्क की मृत्यु के बाद 1786 ईस्वी में उसके पुत्र नासिर जंग और उसकी बेटी के पुत्र मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। देखिए इस घटना से पहले कर्नाटक के प्रथम युद्ध में डुप्ले ने आर्काड के नवाब अनवरुद्दीन के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी और सैनिक दृष्टि से ये एक छोटी लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि में महत्वपूर्ण लड़ाई थी। 500 भारतीय प्रशिक्षित सिपाही एवं थोड़े से फ्रांसीसी सैनिकों ने अपने से लगभग 20 गुनी बड़ी नवाब अनवरुद्दीन की सेना को सरलता से हरा दिया। दूसरी विजय ने डुप्ले की महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक साधारण मगर साहसी व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव के हस्तक्षेप ने 1752 ईस्वी में इंग्लैंड के भाग्य को ही बदल दिया। देखते हैं फिर ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध, इसके बाद बंगाल पर विजय, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ और इलाहाबाद की संधि हुई। देखते हैं आगे ब्रिटिश शासन का विस्तार। ये जो ब्रिटिश शासन थे, अंग्रेजी शासन था, इसका विस्तार मतलब फैलना। ये कहाँ तक फैल गया? 1767 से 1805 ईस्वी तक। देखिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 से 1805 ईस्वी की अवधि में एक व्यापारिक संस्था मात्र न रहकर भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गए। इन्होंने अपना पूरा अधिकार भारत पर स्थापित कर लिया, जमा लिया। बंगाल ने क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की। बंगाल में
क्लाइव ने क्या किया, दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की। लोगों के कल्याण कार्यों का उत्तरदायित्व नवाब पर था, लेकिन वास्तविक शासन शक्ति अंग्रेजों के अधीन थी। और क्या था, जो वास्तविक शासन शक्ति थी, जो शासन कर रहे थे, वो अंग्रेजों के अधीन थी, यानी अंडर में थी। कंपनी की ओर से नियुक्त उप दीवान कंपनी के लिए राजस्व एकत्रित करते थे, यानी कर वसूली करते थे। राजस्व का कुछ भाग कंपनी प्रशासन कर व्यय कर शेष राशि ब्रिटेन भेजी जाती थी। और ये क्या करते थे, जो शेष राशि थी ये कुछ कंपनी प्रशासन को व्यय कर देते थे और जो शेष कुछ बचता था वो ब्रिटेन भेज देते थे। इसी प्रकार बंगाल का धन धीरे धीरे देश से बाहर जाने लगा। देखिए फिर आगे क्या हुआ, मैसूर का युद्ध। मैसूर का युद्ध, विजयनगर राज्य के पतन के बाद से ही मैसूर ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। बाद में उसने मुगल की अधीनता स्वीकार की, लेकिन नादिर शाह द्वारा मुगलों के पराजित होने पर मैसूर ने पुनः अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखिए मैसूर के कितने युद्ध हुए, मैसूर के 4 युद्ध। ये 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य, यानी बीच में 1767 से लेकर 1799 के बीच में मैसूर के 4 युद्ध हुए। मैसूर का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, चतुर्थ युद्ध, ये 4 युद्ध हुए। देखिए मराठा युद्ध, अब आगे आया आपका मराठा युद्ध। मराठों को दबाने में अंग्रेजों ने 1775 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक 43 वर्ष का समय लगा। जब ये मराठा का युद्ध हुआ, मराठों को दबाने में अंग्रेजों को, जो मराठों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने युद्ध किया, उसमें 43 वर्ष लगे। सन 1775 से 1818 ईस्वी तक युद्ध चलता रहा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होने के बाद महादजी सिंधिया एवं माधव राय प्रथम के संरक्षण में मराठों ने पुनः उभरना आरंभ किया। फिर दोबारा मराठों ने उभरना यानी उठना आरंभ किया। मराठों में एकता ना थी। क्या था, मराठों में एकता नहीं थी। पेशवा शक्ति क्षीण हो गई और इनकी शक्ति कमजोर हो गई। मराठा सरदार स्वतंत्र रहना चाहते थे। गुजरात में गायकवाड़ स्थापित हो गए थे। इसके अतिरिक्त ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर तथा नागपुर में भोसले स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। देखते हैं ये मराठा के कितने युद्ध हुए। मराठा का पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध कितने हुए, 3 युद्ध हुए। आगे देखते हैं मराठों के पतन के कारण। अब देखते हैं इनके पतन होने के क्या कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठे का उदय हुआ। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, इसके बाद मराठों का उदय हुआ। उनका साम्राज्य विशाल था यानी बड़ा था एवं एक बड़ी सेना के मालिक थे। मराठे निडर एवं बहादुर योद्धा थे। इस सबके बावजूद भी इन सभी बहादुर योद्धा भी थे, सेना के मालिक भी थे, इनका साम्राज्य भी विशाल था, लेकिन इसके बावजूद भी मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध सफल ना हो सके। क्या हुआ, ये सब होने के बावजूद भी मराठा अंग्रेजों से सफल नहीं हो सके युद्ध में। देखते हैं इनके पतन होने के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण थे, क्या कमजोरी थी, ये किस कारण से इनका पतन हुआ। देखिए 1 नंबर से 10 नंबर तक ये दिए हुए इनके पतन होने के कारण। देखिए पहला, मराठों का साम्राज्य विशाल होने के बावजूद संगठित ना था।
कैसा था? विशाल तो था लेकिन संगठित नहीं था, एकत्रित नहीं था। उसके सरदार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासन कर रहे थे, साथ वे परस्पर वैमनस्य रखते थे, विरोध करते थे। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। मराठों ने वित्त विभाग की सही व्यवस्था नहीं की। उन्हें जब भी धन की जरूरत होती थी तो लूटपाट करके प्राप्त कर लेते थे। मराठों का शासन शोषण पर आधारित था। देखिए ये सब इनकी कमजोरी थी, इस वजह से इनका पतन हुआ। मराठे आमने सामने के युद्ध में निपुण नहीं थे, वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। और देखिए अंग्रेजों के पास अनंत साधन थे, अनेक साधन थे, वे कूटनीति में निपुण थे। देखिए इस प्रकार से इन मराठों का पतन हुआ। अब बेटा देखिए आज का बस इतना ही, और आगे का फिर कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।